नमस्कार, स्वागत है आवाज़ अड्डा में। और आज बातचीत होगी एक कॉरपोरेट की, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। और बात इसलिए होगी क्योंकि आज एजीएम थी और उस एजीएम में जो ऐलान किए गए हैं वो गेम चेंजर हैं, सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, देश के लिए। इसलिए इस पे बातचीत की जाएगी। एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, जो उनके तमाम शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी उसको अपना पूरे एक साल का हिसाब किताब बताती है कि उसने कितना बिजनेस किया, कितना प्रॉफिट कमाया और नया क्या करने वाले हैं। तो जिससे इंटरेक्शन होता है इन्वेस्टर्स के बीच में और उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है। क्योंकि जब आप किसी कंपनी के इन्वेस्टर हैं, एक शेयर भी आपके पास है तो आप उतने पोर्शन के आप उस बिजनेस में पार्टनर होते हैं। तो इस एजीएम में क्या हुआ, रिलायंस की बात आज हम क्यों कर रहे हैं। रिलायंस की एजीएम में आज दो बड़े ऐलान हुए, एक टेक्नोलॉजी को लेकर और एक एनर्जी को लेकर। जनरली आप लोग जानते हैं कि रिलायंस अब एक टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पे जानी जाती है। जियो के लॉन्च के बाद से, जियो प्लेटफॉर्म जिसको हम कहते हैं, मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते होंगे, लेकिन वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पे बदली। दूसरा बड़ा ऐलान जो उनका पुराना बिजनेस था ऑयल का, एनर्जी का, उसमें हुआ। उसमें क्या हुआ कि अभी तक जो फॉसिल फ्यूल है, या जिसको हम क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोकेमिकल, इससे आगे बढ़ के उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी का एक मेगा प्लान अनाउंस किया है आज, कि वो नए जो जनरेशन की पावर है उस पे जाएंगे, जिसमें सोलर एनर्जी होगी, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी होगी, हाइड्रोजन से जो सेल्स कन्वर्ट करके एनर्जी बनाई जाएगी वो होगी। और ये 3 to 5 ईयर्स का प्लान रखा गया और उसमें एक मैसिव इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 75,000 करोड़ का। काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये, जो कि अगले 3 साल में किया जाएगा। और जामनगर में 5,000 एकड़ में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें 4 गीगा फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी, जिसमें सोलर फोटोवोल्टिक की होंगी, बैटरी की होंगी, हाइड्रोसेल की होंगी, हाइड्रोलिसिस सेल की होंगी। ये सारे प्लान आज ऐलान किए गए। तो इसको समझना ज़रूरी है कि ये क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है देश में, क्या फ़र्क पड़ने वाला है कंपनी में, क्या फ़र्क पड़ने वाला है इन्वेस्टर्स में। दूसरा ऐलान जो 5G को लेके था, एक फ़ोन लॉन्च किया गया, जियो की सीरीज़ का तीसरा फ़ोन लॉन्च हुआ, जो है तो स्मार्टफोन, तमाम फीचर्स उसमें जो गूगल के साथ मिलकर लॉन्च किया गया। और 5G रोल आउट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो टेक्नोलॉजी दोनों में ही प्ले है, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो नॉर्मल आपके फ़ोन या दूसरी चीज़ हो, उन दोनों का आगे जाते हुए कन्वर्जन होगा। और यही आज की सबसे बड़ी थीम है। इसके साथ ही कुछ सिंबॉलिकली लेकिन बहुत बड़ी खबरें हैं, जैसे कि एक एनर्जी काउंसिल बनाई गई और उसमें दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी सऊदी एनर्जी की जो चेयरमैन हैं, उनको, अल रियाम को, उनको हमारे बोर्ड में शामिल किया गया। यानी रिलायंस के वो बोर्ड में शामिल होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे। और जब O2C बिजनेस सेपरेटली होगा, अलग होगा, तो वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एनर्जी के सेगमेंट में, एनर्जी के सेक्टर में रिलायंस जो पूरा एक नया इतिहास लिखने की ऐलान किया है आज, वो क्या है, उससे कैसे फ़र्क पड़ेगा हमारे आपकी ज़िंदगी में, शेयर होल्डर्स की ज़िंदगी में और भारत की ज़िंदगी में। क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐलान है और जो मैसिव प्लान रखा गया उसको कैसे समझें। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं जो हमें इस चीज़ को समझाएंगे, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं नरेंद्र तनेजा जी, बहुत ही जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट हैं। जब से हमने अपना करियर शुरू किया तब से तनेजा जी को मैं देख रहा हूँ कि एनर्जी के सेगमेंट में, तमाम फॉसिल फ्यूल में, नई एनर्जी में लिखते पढ़ते रहते हैं और हम लोगों को बताते रहते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ मयूरेश जोशी जी हैं, जो विलियम ओ'नील के इक्विटी रिसर्च के हेड हैं और इस सेगमेंट में खास तौर पे जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, जो एनर्जी है, इस पे भी काफ़ी दखल रखते हैं। और उस सुबह आप सुनते ही होंगे हमारे जो रिसर्च गुरु हैं। इसके साथ हमारे साथ पार्थिव शाह साहब हैं, जो डायरेक्टर हैं ट्रेकॉम स्टॉक ब्रोकिंग के, टेलीकॉम को कवर करते हैं, टेक्नोलॉजी कवर करते हैं और एनर्जी पे। और इसके साथ ही मेरे सहयोगी असीम मनचंदा एसोसिएट एडिटर हैं CNBC आवाज़ में, और बहुत लंबे समय से ये दिल्ली में पेट्रोलियम को, टेक्नोलॉजी को, टेलीकॉम को बहुत करीब से कवर करते हैं। तो इनसे भी बातचीत होगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तनेजा जी, पहला रिएक्शन जो आज ऐलान किया गया रिलायंस की तरफ से, एक लीप ली गई है पूरी, कि आप एक कन्वेंशनल एनर्जी से निकल के एक नए तरीके की एनर्जी जो अब फ्यूचर है उसमें प्रवेश का ऐलान किया गया है। पहला रिएक्शन आपका क्या है सर?
देखिए, ईमानदारी से मैं बताऊं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। जितनी भी एनर्जी की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप देख रहे हैं कि जब से खास तौर से दुनिया में ये तय हुआ, पेरिस क्लाइमेट डील साइन हुई थी, जिसमें भारत ने आगे बढ़ के दस्तखत किए थे, और उसके बाद से हमने ये देखा कि पश्चिम के देश खास तौर से, उसमें इंडिया, भारत भी उसमें शामिल है, इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो भविष्य है उसमें जो जितना हमने पोल्यूशन कर दिया है, जिसको बोलते हैं एमिशंस, कार्बन एमिशंस, ये इससे ज्यादा हमारी पृथ्वी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, हमारे लिए अर्थव्यवस्था को विस्तार करना मुश्किल हो जाएगा, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अगर हमने अपने जीवन को बचाना है, और तो इसलिए हमको जाना पड़ेगा जो कन्वेंशनल एनर्जी या फॉसिल फ्यूल्स है, जिसमें कोयला, तेल, गैस वगैरह सब आ जाते हैं, हमको ऐसी ऊर्जा की तरफ जाना पड़ेगा जहां हमको ऊर्जा भी मिले, सस्ती भी हो, और उससे प्रदूषण ना हो। हमारी हवा जो है, और या जमीन या हमारा समंदर या हमारे पहाड़, नदियां, कोई प्रदूषित ना हो। तो एक ही पूरी दुनिया उस ओर चल चुकी है। जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सत्ता में आया, उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, उन्होंने रोड मैप दे दिया, माइलस्टोन बना दिए कि 2030 तक हमको यहां पहुंचना है, 2040 तक हमको यहां पहुंचना है। यही लगभग यूनाइटेड नेशंस भी बोल रही है, और लगभग हमारे प्रधानमंत्री भी इसी बात को कह रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो खास तौर से पेट्रोलियम सेक्टर है, उसमें जो डीजल है, पेट्रोल है, या कच्चा तेल है, नेचुरल गैस है, ऐसा नहीं कि इनका भविष्य खत्म हो जाएगा। इनके प्रयोग दूसरी तरीके से होंगे, केमिकल्स में होगा, दवाइयों में होगा, और बाई प्रोडक्ट्स में होगा। लेकिन जो सीधा सीधा होता था, अब तो कार्बन डीजल डाला, चल दिए। अब उसका जो एक तरीके से कहना चाहिए कि वो फेज आ गया है जो सूर्यास्त की तरफ बढ़ना शुरू होगा। अभी बढ़ा नहीं है, सूर्यास्त की तरफ अब बढ़ेगा। तो फिर उसका विकल्प क्या होगा? विकल्प जो है, उसको आजकल आम भाषा में रिन्यूएबल कहा जाता है। अब रिन्यूएबल के लिए आपने देखा, दुनिया के तमाम जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं या बड़ी एनर्जी कंपनियां हैं, चाहे वो रोल्ड है, शेल है, चाहे वो एक्सॉन मोबिल, जो जिसने कहा था हम कभी नहीं बदलेंगे, वो भी बदल रहे हैं। सऊदी अरामको, जो जिनके पास दुनिया में सबसे बड़े तेल के भंडार हैं, वो भी बदल रहे हैं। तो रिलायंस, चूंकि भारत में पेट्रोलियम में प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ा प्लेयर है, उन्होंने वो नया रोड मैप लेकर के आए हैं। तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो आश्चर्य की बात थोड़ी सी ये है, जो आश्चर्य भी है और उसमें कुछ हद तक जो है देश को खुशी भी होगी, यही जो हमारे देश में ये था कि अभी तक हम सौर ऊर्जा में आगे बढ़ रहे थे, हजारों कंपनियां सौर ऊर्जा में हैं, लेकिन 90% हमारे इक्विपमेंट आयात होते थे। आज की तारीख में मॉड्यूल्स आप ले लीजिए, आप उसके और तमाम चीजें सौर ऊर्जा की ले लीजिए, वो सब आयात हो रहे हैं। पैनल्स भी इंपोर्ट हो रहे हैं। 90% सौर ऊर्जा का हम आयात कर रहे हैं। तेल 86% आयात होता है, पर सौर ऊर्जा, उसमें 90% इक्विपमेंट हम इंपोर्ट करते थे। आज जो घोषणा हुई है रिलायंस की तरफ से, उसमें ये कहा गया, ये जो कमी थी, आप उसको मेक इन इंडिया का मोहर लगा सकते हैं, लेकिन ये जो कमी थी कि 4 बड़े बड़े इसमें जो है हमारे कारखाने लगाए जाएंगे, जिसमें सौर ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी के जितने इक्विपमेंट है, मशीनरी है, R&D है, वो सब उसके अंदर करके तैयार किया जाएगा। और जो साइज की बात करी गई है, 10 से 12 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर शुरुआत में, इस 3 साल के अंदर। इसका मतलब ये हुआ, ये तैयारी खाली जो है रिलायंस की, खाली भारत के लिए नहीं है, बल्कि भारत के आगे के लिए भी है। आगे का मतलब ऐसे देश जिनको, जो इस ओर बढ़ रहे हैं, सऊदी अरब हुआ, अल्जीरिया हुआ, लीबिया हुआ, ये सब भी उसी दिशा में जा रहे हैं, सौर ऊर्जा, फ्यूचर एनर्जी वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि तैयारी इसके मेक इन इंडिया में, एक तो ये भारत की डिपेंडेंस कम करो, और दूसरी तरफ यह है कि भारत के अंदर जो आज तेजी से विकास नहीं हो पा रहा वैकल्पिक ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का, फ्यूचर, इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारी डिपेंडेंस इक्विपमेंट पे ज्यादातर जो है चाइना जैसे देश पे है। तो एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से अगर चाइना पे आपको 90% सोलर पावर के इक्विपमेंट के लिए डिपेंड करना पड़ता है, तो सोलर पावर एनर्जी इंडिपेंडेंस कहां से आएगी? तो ये बहुत बड़ी घोषणा, और मुझे लगता है कि एक तरीके से जिसे बोलना चाहिए कि एक ऐसा मूव जो कि एनर्जी सेक्टर में काफी बड़ी एक जलजला, जिसको बोलते हैं कि भूकंप टाइप का पैदा करेगा, और तमाम अन्य कंपनियों को मजबूर करेगा कि वो इस तरह के नजरिया वो भी लेकर के आए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, चाहे पब्लिक सेक्टर। और साथ में इस पूरे, खाली भारत के अंदर ही, भारत के आसपास के तमाम देश, जिसमें मध्य पूर्व भी शामिल है, उन सबके अंदर एक हलचल पैदा होगी। जी, आइए आपको मुकेश अंबानी जी की वो बात सुनाते हैं जो एजीएम में कही गई, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मयूर और पार्थिव के साथ। We will invest an additional 15,000 crores in value chain partnerships and future technologies, including upstream and downstream industries. Thus, our overall initial investment from our own internal resources in the new energy business will be 75,000 crores in the next 3 years. I am delighted and privileged to welcome
His Excellency Yasser Al Rumayyan, Chairman of Saudi Aramco and the Governor of the Public Investment Fund, to join the board of Reliance Industries Limited as an independent director. He is one of the most renowned names in energy, finance, and technology globally. I am sure that we will immensely benefit from his rich experience of running one of the world's largest companies and also one of the largest sovereign wealth funds in the world. His joining our board is also the beginning of internationalization of Reliance. You will hear more about our international plans in the times to come. मयूरेश, दो बातें कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और रिलायंस इंडस्ट्री को बिल्कुल बदलने की कहानी। मैं इस बात को कोरिलेट करता हूं कि जब जियो को लॉन्च करने की बात हो रही थी तब 4-5 साल पहले, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि शायद ये इतना बड़ी बात जो कही जा रही है कैसे रोल आउट होगी, कैसे होगा, मार्केट ऑलरेडी सैचुरेट हो रहा है, ये सब आशंकाएं जाहिर की गई थी। लेकिन आज हम खड़े हैं, सामने है हमारे कि दुनिया के लिए सबसे बड़ी, भारत में सबसे बड़ी कंपनी बन गई है और अभी भी कह रहे हैं कि इसमें 20 करोड़ कम से कम और एडिशन होंगे इनके सब्सक्राइबर्स में। तो इस कंपनी के लिहाज से और ये जो ऐलान किए गए हैं एग्जीक्यूशन के लिहाज से आप कैसे देखते हैं मयूरेश? इवनिंग नीरज जी, नहीं आपने बिल्कुल सही कहा। जब जियो के अनाउंसमेंट्स हुए थे 4-5 वर्ष पहले, आई थिंक काफ़ी एप्रीहेंशन बिल्ड हुई थी, क्योंकि जितना ये डेट उठा रहे थे फॉर क्रिएटिंग जियो, कितने सब्सक्राइबर्स आएंगे, आरपूस क्या टूटेंगे क्या, ऐसे बहुत सवाल उठाए गए थे। और बैलेंस शीट पे इतना स्ट्रेस आ सकता है कि आई थिंक रिलायंस माइट नॉट बी एबल टू टेक अप दैट डेट। बट आपने देखा क्या हुआ 3-4 वर्षों बाद, सारे ग्लोबल दिग्गज इन्वेस्टर्स आ गए। सब्सक्राइबर बेस इज 4.2 crores एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इन फैक्ट एक्सपेंडिंग एज वी स्पीक। इसलिए आई थिंक जो न्यू डिजिटल बिजनेसेस हैं और जो इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, जो बैलेंस शीट को स्ट्रेंथ और सहारा भी देते हैं, बिकॉज द बैलेंस शीट हैज बिकम नेट डेट फ्री एट अ ग्रॉस लेवल और अ कंसोलिडेटेड लेवल, दैट इटसेल्फ शोज द कैपेबिलिटीज। और जैसे गूगल फोन आज घोषणा हुई लॉन्च होने की, जो जियो मार्ट का बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा, सप्लाई चेन की पूरे कंस्ट्रेंट्स निकाल देंगे। देयर एक्सपेक्टिंग टू ऐड रिलायंस रिटेल पे 3 गुना रेवेन्यू करने की सोच रहे हैं। तो आज 1,53,000 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू है, 3 times more and adding almost a crore odd किराना वाला to the entire network। तो मुझे लगता है आई थिंक डिजिटल businesses along with backup that is coming through from PE investors और सारे दिग्गज इन्वेस्टर्स जो इंश्योर करेंगे कि आई थिंक ये जो सिस्टम बिल्ड होगी इससे लेवरेज आएगा, वॉल्यूम आएगा, एंड दैट विल प्ले इन टर्म्स ऑफ वेरी वेरी गुड मार्जिन्स एंड पॉजिटिव कैश फ्लोज। जहाँ तक ग्रीन एनर्जी का सवाल रहा है, आई थिंक बिल्कुल सहमत हो तनेजा जी के बात से। आई थिंक जो सोलर मॉड्यूल्स पैनल्स बनते हैं एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। इनफैक्ट जो रॉ मटेरियल है, मुकेश भाई ने उसकी भी बात छेड़ी थी अपने एजीएम में कि सिलिका और पॉलीसिलिकॉन जो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल कंपोनेंट रहता है, पूरी तरीके से बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे ऑपरेशंस को। एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि बैटरी पैक्स, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी एंड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी एज वेल। तो ये जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज रिलायंस कर रहा है विद सच अ हेवी केपेक्स, और मैं इसे क्लियरली दोहराना चाहता हूँ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, बिकॉज नोबडी हैज प्रॉब्ली थॉट ऑफ दिस एट दिस स्केल। और जो आई थिंक इवेंट्स बदल रहे हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन टर्म्स ऑफ जो प्लेजेस ले रही है सारे देश टू बिकम carbon neutral over the next few years, Reliance has taken the first step right now। और इसके जो रिजल्ट्स आएंगे 3 साल बाद, 4 साल बाद, इतने एक्सपोनेंशियल होंगे कि दे विल नॉट ओनली केटर टू द डोमेस्टिक डिमांड, बट वेरी क्लियरली मुकेश भाई ने ये भी कहा कि जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो भी कंट्री, कंपनी, इंडस्ट्री को आई थिंक सामान चाहिए होगा या आई थिंक ऑल दिस टेक्नोलॉजी चाहिए होगी टू बैक दिस अप, Reliance will have that ready। तो I think जो भी I think debt ले रहे हैं over a period of time है, this debt obviously I think at an enterprise level जब हम देखते हैं तो I think has to be played out because it is expected to grow the business exponentially। और ये business कोई 1-2 साल का नहीं है। I think Reliance wants to do this business and this business will exist over the next few decades if not possible। So I think ये first mover advantage locally
ग्लोबली एंड इवन ग्लोबल फंड, जैसे हम दोपहर को डिस्कस कर रहे थे नीरज जी, आई थिंक ESG इन्वेस्टिंग, क्लीन फ्यूल वाली जो कंपनीज है, इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है और ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, अलॉन्ग विद जो भी कार्बन क्रेडिट से कंपनी क्लेम कर सकती है गोइंग फॉरवर्ड कैन बी एक्सपोनेंशियल गोइंग फॉरवर्ड। तो मैं नहीं देखता कोई दिक्कत है। आई थिंक केपेक्स इन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट बिजनेसेस, और ये ROCs जो आएंगी वो जबरदस्त तरीके से रीपे होंगी अगले कुछ वर्षों। करेक्ट। और जितनी रकम बताई गई ये 3 साल में निवेश की जाएगी, इंटरनल एक्रूअल से की जाएगी। और आज सुबह मुझे ध्यान है जब हम लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि आज AGM में क्या हो सकता है, तो मैं बार बार इस बात को एम्फेसिस कर रहा था कि पिछली AGM से इस AGM में क्या बदला है, इस पे फोकस करिए। तो मुझे तो एक ही चीज़ दिख रही थी कि बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो गई है, कैश फ्लो बहुत अच्छा हो गया है और नेट डेट फ्री हो गए हैं। तो कंपनी को आप रेडी कर देते हैं कि वो कहीं जाके बड़े इन्वेस्ट कर सकते हैं, नए एरिया में वेंचर कर सकते हैं, जो कि ऐलान उन्होंने किया। पार्थिव जी, ये बताइए कि क्या अगले 10-20 सालों में जो बदलने वाला, जैसे तनीजा जी ने बहुत अच्छी आज भूमिका रखी कि फ्यूचर में हो क्या रहा है, उसके लिए फ्यूचर रेडी कंपनी जिसको कहते हैं कि रिलायंस ने अपना स्टेप ले लिया। जैसे उन्होंने जब टेलीकॉम किया तो उन्होंने इस बात को हमेशा कहा कि एक प्लेटफॉर्म है, एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, ना कि एक मोबाइल फ़ोन सर्विस प्रोवाइडर है। वैसे ही ये जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो एक फ्यूचर रेडी कंपनी की तरफ इतिहास लिखा जा रहा है, जिसको आज समझने की ज़रूरत है इन्वेस्टर्स के लिहाज से भी। बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो चेयरमैन साहब ने किया है कि अगले 10 साल में अलॉन्ग विद द पार्टनर्स उनका इन्वेस्टमेंट टारगेट जो लास्ट 10 साल में $90 बिलियन किया था, ही इज टॉकिंग अबाउट $200 बिलियन एंड दिस इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है, काफी लोगों को अलार्मिंग लगा कि अगले 10 साल में $20 बिलियन कैसे पॉसिबल है। तो अभी हमने देखा है कि रिलायंस का जिस तरह का साइज हो गया है, जिस तरह की कैपेसिटी हो गई है, और आप और मयूर जी जिस तरह से डिस्कस कर रहे थे कि 75,000 करोड़ इन 3 इयर्स अभी बड़ी बात नहीं है। हमने ये भी सुना कि सऊदी अरामको के साथ एक पार्टनरशिप फॉर्ज की है, उनके चेयरमैन अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो एक रोड मैप भी हो गया है कि जो O2C बिजनेस है, जिसमें काफी टाइम से बात चल रही है कि एक स्टेक सेल होगा, तो क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज वो बिजनेस का अगर हम सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन करें तो कम से कम 4 लाख करोड़ का वैल्यूएशन वही है, और ओनली 20% स्टेक अगर सऊदी अरामको जैसी कंपनी खरीदती है तो 80,000 करोड़ हो जाता है। तो हो गया आपका 3 साल का इन्वेस्टमेंट इन द न्यू वेंचर। और दूसरी अच्छी बात यह है कि उन्होंने बहुत स्मार्टली ये चीज बोली है कि जो अब तक इंडिया हाइड्रोकार्बन्स और फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट कर रहे थे, नॉट ओनली डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बट डोमेस्टिकली वो उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। और ये चीज समझने की जरूरत है। किसी ने फर्स्ट टाइम इंडिया जैसी कंट्री के अंदर गीगा फैक्ट्री का वर्ड यूज किया था। ये वर्ड लास्ट इलॉन मस्क के टेस्ला ने यूज किया था और वो टर्मिनोलॉजी कॉइन हो गई थी। He is not only talking about solar production, 4 गीगा फैक्ट्रीज एट जामनगर, जिसमें उन्होंने फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ जो प्रोडक्शन का डिस्कशन किया है, गोज टू शो कि आज की तारीख में फोटोवोल्टिक सेल जो 1 मेगावाट प्लांट रखने के लिए करीबन 3 से 3.5 करोड़ लगता है। मुझे कोई डाउट नहीं है कि अगर रिलायंस इसके मैन्युफैक्चरिंग में आता है तो वो कॉस्ट पे डिसरप्शन कर देगा, और अगर कॉस्ट पे डिसरप्शन हो जाता है तो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अडॉप्ट होती है। हमने ये चीज जियो में भी देखा, हमने ये चीज चाइना से भी सीखा है कि चाइना हमेशा कॉस्ट में लीडरशिप रहता है, और इंडिया का जिस तरह का पोजिशनिंग है, पॉसिबल है कि हम चाइना से भी कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं इस तरह के मेगा फैक्ट्रीज बिकॉज ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल। नॉट ओनली इन फोटोवोल्टिक सेल, 100 गीगावाट्स का उन्होंने बात किया है कि उतना बाय 2030 रिलायंस अलोन विल कंट्रीब्यूट, सो ऑलमोस्ट 30% ऑफ द प्लान इन रिन्यूएबल रिलायंस विल कंट्रीब्यूट। स्टोरेज की बात की बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट लोड फैक्टर्स कम होते हैं तो उसमें भी बहुत मैसिव बैटरी स्टोरेज के प्लान्स हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, और मोर इंपॉर्टेंटली उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किया कि इंटरनल कंबस्शन इंजन आगे जाते फ्यूल सेल से रिप्लेस हो सकते हैं, तो उसका इन्वेस्टमेंट वो अभी से प्लानिंग कर रहे हैं। सो आई थिंक रोड मैप इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी स्पेशली इन रिन्यूएबल वो तो फैंटास्टिक है। बाकी के उनके हर एक बिजनेस वर्टिकल से, वेदर हम रिटेल की बात करें जिसमें ओमनी चैनल है, अगर हम जियो की बात करें तो वहां पे तो जिस तरह के उन्होंने कोलैबोरेशंस किए, वेदर गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, तो देयर इज नो टू वेज अबाउट इट कि इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी रिलायंस विल कम आउट एज एन इनोवेटर। और जो 5G में उन्होंने बात की है इन टर्म्स ऑफ होम ग्रोन टेक्नोलॉजी, मुझे लगता है कि नॉट ओनली इन इंडिया फास्टर अडॉप्शन होगा, लेकिन काफी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है जैसे अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया है, वहां पे भी ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट होगी और रॉयल्टी इनकम जनरेट होगी। दिस इज हैपनिंग फॉर अ वेरी रेयर टाइम कि पास्ट में हमने हमेशा यूरोप और यूएस से टेक्नोलॉजी ली है, वेदर GSM हो, वेदर CDMA हो, तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। ये बहुत बड़ा स्टेप है। जी
तनेजा जी, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में दो तीन चीज़ें बड़ी अच्छी टच अपॉन की, उसमें थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूँगा। एक तो ये कि जो सोलर एनर्जी है, या जिसको आजकल फैशन में रिन्यूएबल एनर्जी कह लेते हैं, ज़्यादातर विंड को भी जोड़ ले उसमें, लेकिन बेसिकली सोलर वाली, उसमें जो इनका प्लान मुझे दिखा कि वो पूरा एंड टू एंड है, यानी प्रोडक्शन से लेकर के, स्टोरेज से लेकर के बाकी जो सप्लाई चेन है या जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वो पूरा है। 4 गीगा फैक्ट्री लगेंगी। मैंने कहीं पढ़ा कि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होती है, ये जो एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल एनर्जी, पेट्रोल डीजल या क्रूड या दूसरे थर्मल एनर्जी, उसके कॉन्सेप्ट में, उसके कंपैरिजन में ये बहुत सस्ती पड़ती है। कतर में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसको फॉरेन की कंपनीज ने बहुत सस्ती दरों पे वो अवेलेबल कराई थी। तो ये भी तो आपको आगे जाते हुए बेनिफिट देगा, क्योंकि आप एंड टू एंड प्रोवाइडर हैं। देखिए, पहले तो हमारा ये देखना है कि हमारा देश बढ़ किस तरफ रहा है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अर्थात आने वाले समय में तमाम कारें वगैरह जो हैं वो स्कूटर वगैरह बिजली से चलें, हम उस दिशा में सरकार ने नीति की घोषणा कर दी है और 2030 सरकार ने एजेंडा डिक्लेयर कर रखा है कि बड़े बड़े शहरों के अंदर सरकार चाहती है कि ज्यादातर कारें जो हैं वो बिजली से चलें। दूसरी तरफ आज ये पूरा इसको लेके देश चल रहा है कि घर घर के अंदर जो खाना बनता है, कहीं पे चूल्हे पे बनता था और आजकल जो है वो एलपीजी के चूल्हे पे बनता है, उससे भी आगे बढ़ा जाए। जैसे पश्चिम के देशों में होता है वैसे ही घर घर में लोग खाना बिजली पे बनाए, बिजली से जो है कुकिंग हो, आपकी घर की हर चीज बिजली से चले, आपकी किसान की पूरी निर्भरता बिजली पे आ जाए, परिवहन पूरे बिजली से हो जाए। अब आज की तारीख में 80% हमारे जो देश में कुल मिलाकर के तमाम चीजों के बाहर है, प्राकृतिक गैस उनको नहीं मिलती है। हमारे यहाँ अगर एनर्जी पॉवर्टी देखें, वो लोग जो कि ऊर्जा की गरीबी की रेखा के नीचे हैं, लगभग 70% हैं। अगर घर में एक बल्ब जल गया या एक कुछ, उसको आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो एनर्जी एफ्लुएंट हो गए, वो एनर्जी मिडिल क्लास भी नहीं है, एनर्जी पुअर है। तो अगर हमारे देश में 100 करोड़ लोग तो ऐसे हैं वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अपने घर में ऊर्जा, सौर ऊर्जा उनको मिलेगी जो सस्ती भी होगी, जिसमें इंपोर्टेड कंपोनेंट जीरो होगा और वो और कुल मिलाकर के अफोर्डेबल होगी। किस तरह से गांव वाले 10 गांव वाले मिलेंगे, मिल करके अपना पावर प्लांट लगा लेंगे सोलर का, अपने टैरिफ तय करेंगे और अपना मैनेजमेंट वो खुद करेंगे। तो ये रिलायंस उस दिशा में जा रहा है जहां ये सबसे बड़ा फैसिलिटेटर होगा इस सारा कराने के लिए, टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करेगा। अब जब सरप्लस बिजली आपकी बन जाएगी, चाहे वो गांव में बने या शहर में बने या राजस्थान में बने, या आने वाले समय में जो मुकेश अंबानी जी ने बोला इंटरनेशनलाइजेशन, ये बड़े ध्यान से उस शब्द पे ध्यान देना पड़ेगा। अर्थात जो पूरी फैक्ट्रीज की बात हो रही है, नई एनर्जी की बात हो रही है, इसमें इंटीग्रेशन होगा, मेरा मानना है खासतौर से मिडिल ईस्ट से, मतलब सऊदी अरब से, आने वाले समय में ईरान से, अल्जीरिया से, इन देशों से होगा, क्योंकि हमारे बिल्कुल पड़ोस के देश है। और यहाँ सोलर रेडिएशन, मतलब सौर की जो ऊर्जा है, हमारे देश में थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है क्योंकि प्रदूषण ज्यादा हो गया, खासतौर से उत्तर भारत में, वहां पे सोलर रेडिएशन बहुत अच्छा है। तो बैटरी टेक्नोलॉजी पे काम होगा, यानी स्टोरेज पे काम होगा। इसके अलावा टैप करना, सौर ऊर्जा को कैप्चर करना, उस पे काम होगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन पे होगा। इसके साथ में इसके पूरा जो ढांचा होता है, कैपिटल से लेकर के और उसका टैरिफ तक, वो सब इसके अंदर शामिल हो जाएगा। और ये सौर ऊर्जा पूरी दुनिया के अंदर जिस स्टेज पे आ जाए, अभी इवोल्यूशन हो रहा है, अभी पूरी तरीके से अभी आगे नहीं पहुंची है। तो ये R&D सेंटर, गीगा फैक्ट्री, सऊदी अरामको के साथ कोलैबोरेशन, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी अपनी रीडिंग है, मेरे पास कोई सूचना नहीं है लेकिन रीडिंग है, सऊदी अरामको का चेयरमैन का उस पे आना, जो एक सरकारी कंपनी है बाय द वे, और उसका 20% इसमें हिस्से लेना, और इस मौके पे उसकी घोषणा, ये सब इंटीग्रेट होने वाला है। मतलब वो रिन्यूएबल में भी आप देखिएगा रिलायंस के साथ आएंगे, क्योंकि उनकी R&D सेंटर्स में 3 दफे जा चुका हूं और वो R&D पे रिन्यूएबल पर बहुत काम कर रहे हैं। और सोलर रेडिएशन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि सौर ऊर्जा के मामले में वो भी सुपर पावर है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जो कुल मिलाकर देश जो है उसका पूरी बिजलीकरण की तरफ बढ़ रहा है। मतलब हर चीज, फैक्ट्री से लेकर के घर के अंदर जो भी चीज चलती है वो बिजली से चले, और उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है रिन्यूएबल एनर्जी का हो, उसको टैप करना, उस दिशा में बढ़ना। मुझे लगता है कि बिजनेस के हिसाब से आप देखें, अब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास भी पैसे होते मुकेश अंबानी जैसे, तो मैं भी लगभग यही कर रहा होता। क्या सर तनेजा जी, आपके पास बहुत पैसे हैं, मैं तो मुझे ऐसा लगता है यू आर ए रिच मैन सर। एनर्जी, मतलब देखिए एनर्जी, जीवन में ऊर्जा कितनी बड़ी महत्वपूर्ण, और आप एनर्जी के एक्सपर्ट हैं। असीम हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। असीम, आप चूंकि रिलायंस को भी क्लोजली ट्रैक करते हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत आप रोज टेलीकॉम की खबरें करते रहते हैं,
जो ये आज ऐलान हुए, मैं इसको थोड़ा इस संदर्भ में समझना चाहता हूँ कि एक कन्वर्जेंस की थीम भी बनती दिख रही है, क्योंकि जो पूरा एनर्जी वाला सेक्टर है और ये जो पूरा 5G और आगे जाके ये कन्वर्ज होगा, जो कि और ज़्यादा एक बड़ी थीम, बड़ी पिक्चर को सामने लेके आए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कि ड्राइवरलेस कार बनेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और अब उससे भी आगे बढ़ के इंटरनेट ऑफ सेंसेस भी आ रहा है। अभी हम बहुत कम अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हो सकता है कि टच एंड फील भी आपको इंटरनेट के जरिए मिलने लगे। तो जरा आप ये समझाइए कि आप तो जो कि सेक्टर में भी काफ़ी घुसे हुए हैं, तो ये जो आज का ऐलान है इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज चेंजिंग। आप हमेशा टेक्नोलॉजी जो है नई नई चीज जो है वो लेकर के आती रही है। पहले आपको 2G मिला, 3G मिला, 4G मिला, अब बात हो रही है 5G की। 5th जनरेशन में क्या होगा, क्या मिलेगा आपको उसमें? आपको अभी आप 4G का इस्तेमाल जो है आपने करना शुरू किया है, आपको वीडियो की स्ट्रीमिंग जो है काफी अच्छी मिल रही है। लेकिन 5G जब आएगा तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलेगी, आपको ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी जो है वो मिलेगी, आपको ई कॉमर्स जो है वो मिलेगी। तो काफी सारे एप्लीकेशंस आएंगे जो कि कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो आएगा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जैसे आपने बात अभी आज मुकेश अंबानी ने बात की, कनेक्टेड एम्बुलेंस जो है वो आएगी। आपका एम्बुलेंस के अंदर अगर कोई पेशेंट जो है वो जा रहा है तो सारे पैरामीटर्स जो है उसके उसी टाइम वहां पर मॉनिटर जो है रियल टाइम मॉनिटर किए जाएंगे, रियल टाइम उसका डेटा जो है वहां पर भेजा जाएगा। कनेक्टेड गेम्स होंगे, क्लाउड गेम्स जिसको हम बोलते हैं। आप और मैं दोनों बैठ करके कहीं किसी भी लोकेशन पर बैठ करके वो गेम्स जो है वो खेल रहे होंगे, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि आप मुंबई में बैठे हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, और गेम हम दोनों आपस में वो कनेक्ट होकर के वो खेल रहे हैं। तो इस तरह के गेम्स जो है वो आएंगे 5G के ऊपर जब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो जैसे आज उन्होंने ऐलान किया कि अब वक्त हो चला कि अब 2G को मुक्त किया जाए और 5G को युक्त किया जाए, तो उसकी डायरेक्शन में अब रिलायंस जो है वो बढ़ने की तैयारी जो है वो कर रही है। खासतौर के अभी भी 30 करोड़ ग्राहक जो है वो भी अभी 2G से जुड़े हुए हैं, तो उनको अभी 2G से मुक्त करना है। आज फोन के आपने उन्होंने अनाउंसमेंट जो है आपने देखी कि वो की है, और वो फोन अब जल्दी 10 सितंबर से मार्केट में जो है लॉन्च होगा। कोशिश यही है कि वो एक अफोर्डेबल हो, ग्लोबली अफोर्डेबल फोन। उन्होंने आज बात की, मुकेश अंबानी ने बात की कि ग्लोबली अफोर्डेबल फोन है। तो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी कीमत 3000 से 4000 के बीच में होगी, और उसको सब्सिडाइज जो है वो किया जाएगा, ताकि जितने भी लोग हैं अनकनेक्टेड उनको इंटरनेट के ऊपर जो है लेकर के आ जाए, और नेक्स्ट दिशा में कदम जो है बढ़ाया जाए, जो कि 5G है। 5G के ट्रायल ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। नवी मुंबई पे रिलायंस जियो का ट्रायल जो है वो चल रहा है, उनके डेटा सेंटर्स पे इसका ट्रायल जो है वो चल रहा है। तो इसको आगे लेकर के ये जो 2G मुक्त तो भारत अब हो ही जाएगा, 5G की जो सेवाएं हैं वो हम लोग कब तक एक्सपेक्ट करो, और इसकी स्पीड कितनी होती है? जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि कितनी तेज चलता है ये नॉर्मल। देखिए 5G पे आप ये करेंगे, अभी जो ट्रायल हुए फील्ड ट्रायल, तो 1 Gbps पर सेकंड का स्पीड जो है वो आ रहा है। यानी कि अगर आपको एक मूवी डाउनलोड करनी है जो कि 1 GB के आसपास की है, तो आपको 1 मिनट के आसपास जो है वो लगेगा उस पूरी मूवी को डाउनलोड करने के लिए। तो ये स्पीड जो है आपको देखने को मिलेगी जब 5G रियलिटी में आ जाएगा। तो अभी स्पेक्ट्रम लोगों को मिला है ट्रायल के लिए, कंपनियों ने ऑलरेडी इसका ट्रायल जो है वो शुरू कर दिया है। अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग शहरों में कंपनी जो है इसका ट्रायल जो है वो कर रही है। और जनवरी में जैसे ही देखो, जनवरी में सरकार स्पेक्ट्रम की ऑक्शन कराने की तैयारी जो है वो कर रही है। तो एक बार स्पेक्ट्रम ऑक्शन होता है तो आपको रोल आउट जो है सर्विसेज का भी वो देखने को मिलेगा। भारतीय एयरटेल ऑलरेडी कह रहा है TCS के साथ टाई अप किया है। रिलायंस ने अपना खुद का स्टैक जो है वो बनाया है, टेक महिंद्रा के साथ मिलकर के काम जो है वो चल रहा है। तो 5G बहुत करीब है, जितना सोच रहे हैं कि 5G को अगले साल की शुरुआत में न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पे हमको भले ही कॉर्पोरेट सर्विसेज के एंटरप्राइज सर्विसेज के तौर पे आए, लेकिन 5G मुझे लगता है आती हुई दिखेगी। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पार्थिव जी और मयूरेश जी, आप लोग जो 20 मिनट में एक फिल्म डाउनलोड करते थे वो 1 मिनट में हो जाएगी, मतलब 20 गुना तेज स्पीड। मतलब सोच के ही बड़ा थ्रिल्ड हूँ। पार्थिव जी, ये एक रीजन है कि उन्होंने बहुत स्मार्टली गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की है, और वो पार्टनरशिप का रीजन है क्लाउड। बिकॉज हमारे हार्डवेयर में एक लिमिटेशन आ जाती है कि हम लोग कितना डेटा रख सके, लेकिन क्लाउड में कोई लिमिट नहीं होती। तो एक बहुत ही बड़ा स्टेप जो उन्होंने बताया 5G, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी गेम चेंजिंग, और इट विल बी सरप्राइजिंग, क्योंकि हमेशा ये होता था कि इवन 3G जैसी टेक्नोलॉजी भी पहले विदेश देश में आती थी और इंडिया में लास्ट आती थी। मुझे लगता है कि पैरेलली 5G इंडिया में काफी जल्दी पैमाने में आने वाली है। और जो स्मार्टफोन लॉन्च की उन्होंने बात की है,
ये भी मुझे लगता है बहुत गेम चेंजिंग है। बहुत ही स्मार्ट टारगेट मार्केट उन्होंने चुना है। आज के तारीख में करीबन उनके पास 40 करोड़ सब्सक्राइबर्स है और वो जानते हैं कि 2G के अंदर करीबन 30 करोड़ सब्सक्राइबर्स अभी भी 2G में, और वो 2G में इसलिए बिकॉज वो लो कॉस्ट सब्सक्राइबर है। तो स्पेसिफिकली वो टारगेट मार्केट को उन्होंने टारगेट किया है और वहां से अगर उनके 15 करोड़ भी सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं तो बहुत ही बड़ा सब्सक्राइबर एडिशन हो जाता है। और जो स्मार्टफोन उन्होंने लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने एंड्रॉइड की जो ओएस है उसको इंडिया के लिए ऑप्टिमाइज किया है, लो फोन कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑप्टिमाइज किया है, ये भी बहुत गेम चेंज, क्योंकि अगर स्मार्टफोन होता है लेकिन अगर यूजर एक्सपीरियंस नहीं होता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ही इज टारगेटिंग कि ये 30 करोड़ 2G सब्सक्राइबर्स है वो 4G में आए और उसमें से भी कुछ सब्सक्राइबर्स इवेंचुअली 5G में आए। और उन्होंने एक चीज बताई है कि उनका नेटवर्क नया है, 4G से 5G स्केल अप उनके लिए इतना कैपेक्स हैवी नहीं होगा। मतलब हम बात करें कि जियो के बिजनेस में जो आज के तारीख में ही इज हैविंग 35% मार्केट शेयर, तो बहुत ही इजीली स्केल अप हो सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डेफिनेटली इंप्रूव होने वाला है। और आज के तारीख में हम जानते हैं जिस तरह का उन्होंने स्टेक सेल किया है जियो प्लेटफॉर्म्स में, तो उनका बैलेंस शीट रॉक सॉलिड है। नॉट ओनली दैट, गूगल की बात करें, फेसबुक, व्हाट्सएप की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स और काफी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड इन्वेस्टर्स है, तो उसमें भी वो काफी बड़ा इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं वेरी लो कॉस्ट। प्लस उन्होंने जो रिसेंटली एक्विजिशंस किए हैं, जैसे नेटमेट्स का एक्विजिशन किया, एजुकेशन टेक में किया, ये सब स्मार्टफोन्स पे होने वाला है। तो आई थिंक डेफिनेटली लॉन्ग पाइपलाइन गोइंग अहेड। एग्जैक्टली जो बात अभी असीम कह रहे थे और जो बात आप कह रहे थे, मैं उन दोनों को मिला दूं कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदलती है और बदलती हुई टेक्नोलॉजी को अगर आप अडॉप्ट करते रहते हैं तो एक झटके में आपका उतना कैपेक्स नहीं आता। इसीलिए जो पुराने टेलीकॉम प्लेयर्स हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल का दौर है कि वो अभी भी 2G में ही पड़े हुए हैं और अब 5G की शुरुआत हो रही है। तो टेक्नोलॉजी का बिजनेस है ही ऐसा है दुनिया में, अब इसको आप कुछ नहीं कर सकते, आपको समय के साथ बदलते रहना चाहिए। मयूरेश जी ये बताइए कि अब एक सेगमेंट और टच कर लेते हैं, रिटेल वाला। रिटेल का डेटा ये कहता है कि इन्होंने 12,700 स्टोर्स बना लिए हैं, उससे ज़्यादा, और पिछले पैंडेमिक के दौरान में जब बड़ी मुश्किल के दौर से देश गुजर रहा तब भी उन्होंने 4 स्टोर्स रोज खोले हैं एवरेज। और ई कॉमर्स अपना है ही है इनका, 41.5% ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर है इनके पास रिटेल का। तो इन दोनों को अब व्हाट्सएप के जरिए जो इन्होंने पहले टाई अप कर रखा था ग्रॉसरी को जोड़ देंगे। तो एक ये सेगमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में कम से कम 4 या 5 टाइम्स इनका रेवेन्यू हो जाएगा। तो रिटेल एक बिग थीम है इस कंपनी के लिए और इस देश के लिए भी। वो एब्सोल्युटली नीरज जी, और जैसे इनके रेवेन्यूज या आय बढ़ी है पिछले कुछ वर्षों में 1,53,000 करोड़, एबिटा 9,862 करोड़, और एक्सपेक्टेशंस जो बांध के चल रहे हैं कि अगले 3 से 5 वर्षों में टॉप लाइन 3 गुना कर देंगे, 1 करोड़ से ज्यादा रिटेलर्स ये नेटवर्क में ऐड कर देंगे। और जो टाइट इंटीग्रेशन, जो आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आई थिंक जो टाइट इंटीग्रेशन ये करेंगे प्लेटफॉर्म को, और जो प्लेटफॉर्म लेड बिजनेसेस हैं, आई थिंक जियो मार्ट को जिस तरीके से आई थिंक ये डेवलप कर रहे हैं और आगे जाके और भी डेवलप होगा, आई थिंक सप्लाई चेन इश्यूज से लेके फ्रंट एंड तक आई थिंक ऑल इश्यूज विल गेट सॉर्टेड आउट और एक सीमलेस पाइपलाइन बना देंगे विच विल बी वेरी वेरी इजी फॉर द न्यू रिटेलर्स टू अडॉप्ट। दूसरा आई थिंक जो क्लाउड की पार्थिव भी बात कर रहे थे और जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आई थिंक जो ब्रॉडबैंड की सेवाएं कंज्यूम हो रही है एट अ लो कॉस्ट, अगर हम कॉस्ट अज्यूम करें इन टर्म्स ऑफ आवर ब्रॉडबैंड कंजम्पशन एंड कंपेयर दैट विद अ लॉट ऑफ डेवलप्ड मार्केट्स अक्रॉस द ग्लोब, वी आर फार कॉम्पिटिटिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड फार फेयरली प्राइस्ड। इसके लिए जो पेनिट्रेशन लेवल्स हैं और जैसे पेनिट्रेशन लेवल्स प्लान्स के हिसाब से और बढ़ेंगी विद द फाइबर बैंड रोल आउट सो ऑन सो फोर्थ, जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल रहे हैं इन सीमलेस एंड अ डिजिटल रीच, क्योंकि आई थिंक जितने कस्टमर्स को आप फिजिकली कॉन्टैक्ट या कन्वर्ट कर सकते हो उससे बहुत ज्यादा डिजिटली कन्वर्ट कर सकते हो, एंड दैट विल बी अ गेम चेंजर अलॉन्ग विद ऑल दीज अदर प्लेयर्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं जो टेक्नोलॉजिकल हेल्प और सपोर्ट लाएंगे, आई थिंक दैट विल बिकम अ बेस फॉर द जियो प्लेटफॉर्म्स। और ये जियो प्लेटफॉर्म्स का टेक्नोलॉजिकल बेस रिटेल यूज करेगा, ऑब्वियसली आई थिंक डिजिटल सर्विसेज यूज करेंगे, इवन द ग्रीन एनर्जी और द ओटीसी बिजनेस। इसलिए रिटेल की जो इबिटा मार्जिन्स थी पिछले कई क्वार्टर्स से, दे आर शोइंग स्टेडी साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट, एंड विद इन रिटेल इटसेल्फ एजियो की उन्होंने बात की, हैव बीन प्रोसेसिंग
अमेजिंग अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स। ओवरऑल जियो मार्ट की बात किया, द पीक लगभग आई थिंक 6.5 लाख ऑर्डर्स पर डे प्रोसेस किए। तो आप सोच सकते हैं कि विद स्केलेबल टेक्नोलॉजी अगर वॉल्यूम्स इसमें बढ़ते हैं तो जो उन्होंने 3 गुना का टारगेट दिया है टॉप लाइन में, और अगर 1 करोड़ रिटेलर्स ऐड हो जाते हैं पूरे नेटवर्क में, 3 गुना का टारगेट, EBITDA कैन एक्चुअली मल्टीप्लाई बिकॉज द कॉस्ट विल नॉट इंक्रीज सब्सटेंशियली। तो आई थिंक 8 से 9 गुना EBITDA बढ़ सकता है, एंड विद इन दैट आई थिंक ई कॉमर्स कैन हैव अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ग्रोथ जो मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है आई थिंक ये गेम चेंजर है एंड टेक्नोलॉजी इज द बेस बिहाइंड। हर 8 में से एक भारतीय जो है रिलायंस रिटेल से सामान खरीदता है। 30 लाख यूनिट रोज बिकती हैं। तनेजा जी, आप टेक्नोलॉजी वाले को जोड़ना चाहेंगे, फिर अब मैं जी मैं O2C में कुछ आपसे पूछे नहीं, पहले आप टेक्नोलॉजी में बताइए थोड़ा। देखिए, आपको याद होगा जिस समय जियो लॉन्च हुआ था उस समय मुकेश अंबानी की स्पीच क्या थी? उसमें मुख्य बात उन्होंने क्या कही थी? ये कही थी कि डेटा इज न्यू ऑयल, मतलब डेटा नया तेल है। तो रिलायंस, आम आदमी भी, आप ज्यादातर रिलायंस का अगर आप बैलेंस शीट उठा के देखते हैं पिछले 20 साल की, 15 साल की, 5 साल की, तो ऑयल सबसे प्रोमिनेंट रहा है, चाहे वो पेट्रोकेमिकल रहा, लेकिन कुल मिलाकर के ऑयल की बड़ी भूमिका रही है। और रिलायंस को तमाम लोग ऑयल कंपनी के रूप में जानते हैं, खासतौर से देश के बाहर, और उनके डीएनए में ऑयल है। रिलायंस के डीएनए में, विमल को आप बाहर कर दीजिए, लेकिन डीएनए में ऑयल है, उनका डीएनए ऑयल है। जब जियो लॉन्च हो रहा था पर अंबानी साहब कह रहे थे कि डेटा इज न्यू ऑयल, मतलब सोच में ऑयल था। आज जो स्पीच आई है उसमें देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है। आज जो स्पीच है वो ये प्रयास है और उस तरफ कदम उठाए गए हैं कि रिलायंस का डीएनए ही चेंज कर दो। ये रिलायंस का डीएनए चेंज करने की स्ट्रेटेजी की आज घोषणा हुई है। अर्थात कि रिलायंस ना तो ऑयल कंपनी होगी ना जियो कंपनी होगी, रिलायंस विल बिकम ए टेक्नोलॉजी कंपनी। करेक्ट, एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनेगी। आप बैंक ऑफ अमेरिका से बात करिए उनके चेयरमैन से, तो वो बोलते हैं हम टेक्नोलॉजी कंपनी है, हम फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, हम अदरवाइज वी आर ए टेक्नोलॉजी कंपनी। रिलायंस आने वाले समय में वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी सब टेक्नोलॉजी कंपनी होंगी। वो जो टेक्नोलॉजी प्रधान होंगी, उसके टेक्नोलॉजी के माध्यम से तमाम चीजों की डिलीवरी। तो रिलायंस ने जो आज घोषणा करी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। रिलायंस ने आज अपने डीएनए चेंज करने की घोषणा करी है और वो टेक्नोलॉजी कंपनी बनने की और अग्रसर हुई है, पहली बात। दूसरी, एनर्जी में अगर आप आते हैं तो 3 चीजों पे आज जोर हुआ। एक तो रिन्यूएबल में खास तौर से जो जोर है वो सोलर और साथ में हाइड्रोजन और सोलर। ये आने वाले समय में एनर्जी के अंदर जो है सबसे बड़ी भूमिका इनकी होगी। मैं बात कर रहा हूं आने वाले 20, 25, 30, 40 साल की। और साथ में एक अन्य चीज की भूमिका बड़ी होगी 2060 के बाद, और वो होने वाली है एटॉमिक न्यूक्लियर पावर और फ्यूजन टेक्नोलॉजी की। क्योंकि जैसे सूरज एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, आपको पता ही है, ऐसे ही उसी टेक्नोलॉजी पर आधारित जो प्रकृति ने बनाए न्यूक्लियर रिएक्टर भारत में भी बनेंगे। हो सकता है रिलायंस रोस और भी बढ़े, हो सकता है सऊदी अरामको जरूर रोस और बढ़ेगी, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए ये तमाम एक नया जो रिलायंस का पुनर्जन्म आज हो रहा है एक टेक्नोलॉजी कंपनी की शक्ल में। और टेक्नोलॉजी की तरफ जब आप जानते हैं, आपने गूगल को देखा है, आपने एप्पल को देखा है कि स्काई इज द लिमिट। दूसरी बात, अगर भारत 2030 तक, 2026 तक भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, 2025 नहीं बनता तो 2026 की होली तक निश्चित रूप से बनेगा। 10 साल में $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर भारत बनता है, आप कल्पना करिए जो भारत की टॉप 10 कंपनीज हैं या कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, उनका कितना वॉल्यूम होगा और उनका क्या साइज होगा और उनका टोटल एनुअल जो टर्नओवर कितना होगा, वैल्यूएशन होगा, आप खुद जोड़ के देख लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि ये सब सारे जो परिवर्तन हुए हैं जिनकी आज घोषणा हुई है, रिलायंस, मेरे को खबरें मिल रही हैं काफी दिनों से कि टाटा जो है वो भी टेक्नोलॉजी की तरह की ओर जाना चाहता है, उनका ध्यान भी अब उधर ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के भारत के लिए, भारत के नजरिए से आप देखते हैं, एनर्जी सेक्टर की नजर से देखते हैं, मुझे लगता है बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव है। मेरे एक साथी ने कहा कि ये जो रिलायंस ने किया है ये एक तरीके से जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, या बोलिए मुझे, ये पायनियर का काम होता है। जो पायनियर का शब्द जो होता है वो इसीलिए होता है। बहुत बढ़िया है, रिलायंस के लिए तो अच्छा है, उनके शेयर होल्डर के लिए अच्छा होगा, मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन मैं एक बात नीरज जी आपको बता रहा हूं, भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है। करेक्ट। मैं इस चर्चा को सर इसीलिए कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं खुद एक रिलायंस की कंपनी में काम कर रहा हूँ। मैंने हमेशा एजीएम के बाद ऐसे 1-1 घंटे के शोज़ किए हैं और ये समझाने की कोशिश की है कि जो बदलाव हो रहे हैं वो उसको समझिए और उसका सिर्फ फ़ायदा कंपनी और उसके इन्वेस्टर्स को नहीं, देश को है। क्योंकि आज जियो के ज़रिए आप देखिए ना, पैंडेमिक में कितने लोगों ने उससे काम किया, फ़ायदा उठाया। तो ये जो एक बड़ा चेंज हो रहा है, जो तनेजा जी कह रहे हैं डीएनए चेंज हो रहा है, या एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज, लीडर की शक्ल में कंपनी खड़ी हो रही है। और
नए चीज़ों पे काम करती है, उसको समझने की ज़रूरत है। मैं एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद इस चर्चा में कुछ और चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और निवेशकों के लिए भी जो उनके मन में होगा कि इतनी बातें कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि शेयर करना नहीं करना है, वो भी मयूर जी से पूछेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और आज बातचीत हो रही है कि एनर्जी के जो मेगा प्लान अनाउंस किए गए हैं रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग में, उसका क्या मतलब है हमारे आपके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, एनालिस्ट के लिए, उन सबको समझने की, डिकोड करने की कोशिश करें। हमारे साथ बहुत ही एक्सपर्ट लोग बैठे हैं जो हमें इस बात को समझा रहे हैं, और हमारे दिल्ली के जो हमारे सहयोगी हैं असीम मनचंदा भी हैं। असीम, एक सवाल आपसे और, अब जो डायनेमिक्स चेंज हो रहा है टेलीकॉम सेक्टर का, उस पर आपकी बड़ी पैनी नज़र रहती है, तो उस डायनेमिक्स में ये जो टेक्नोलॉजी कंपनी हमारी रिलायंस है, ये किस तरीके के और प्रयोग करने की तरफ बढ़ रही है? देखिए, भी मैं नरेंद्र तनेजा जी को सुन रहा था और एक वो बात कर रहे थे कि डाटा इज ए न्यू ऑयल। तो मैं अगर एक फैक्ट बड़ा अच्छा सा बताना चाहता हूँ, अगर आप जियो को फ्लिप करेंगे तो आपको ऑयल ही दिखाई देगा। आप उस पर अगर मिरर इमेज देखेंगे तो आपको हमें ऑयल दिखाई देगा। और डेटा की ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, जब से लॉकडाउन आपको देखने को मिला है, तो करीबन 45% की ग्रोथ जो है हमको पिछले साल के अंदर देखने को मिली है। और रिलायंस जियो जो है करीबन 630 करोड़ जीबी डाटा जो है ट्रांसफर जो है पर मंथ जो है वो कर रहा है। तो एक सेकंड लार्जेस्ट कंपनी जो है ऑलरेडी बन चुकी है, जो इतना डाटा जो है ट्रांसफर कर रही है। तो आगे ग्रोथ जो है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदलेगी, या हम जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में वो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो डाटा की ग्रोथ जो है वो रहेगी, और डाटा की ग्रोथ के लिए कंपनी जो है लगातार काम जो है वो कर रही है। अब देखा होगा आपने कि अभी स्पेक्ट्रम ऑक्शन जब लास्ट हुई थी तो कंपनी ने करीबन 57,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम जो है वो खरीदा था। उसके बाद 15,000 करोड़ रुपए जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर लगाए, नेटवर्क के ऊपर लगाए, और कंपनी कह रही है कि अब हम तैयार है कि अगले 20 करोड़ कस्टमर लेने के लिए उस नेटवर्क के ऊपर हम तैयारी जो ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे पास जो इंडिया है उसका सबसे बड़े ऑपरेटर हम ऑलरेडी बन चुके हैं। हमारे पास स्पेक्ट्रम की कैपेसिटी जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, और अब 20 करोड़ कस्टमर जो वो ले सकते हैं। तो अब सेकंड टर्म जो जैसे भी आएगा, जो भी प्लान होगा, 10 सितंबर के बाद आपको देखने को मिलेगा कि जब फोन जो है लॉन्च होगा, तो उसके बाद काफी सारा शिफ्ट आपको देखने को जो है मिल सकता है। जो 2G कस्टमर होंगे उनको 4G बनाने की कोशिश की जाएगी। तो आगे की बात अगर मैं करूं, तो कंपनी ऑलरेडी तैयारी कर रही है कि वो 5G का ट्रायल ऑलरेडी कर चुकी है। 1 Gbps का स्पीड ऑलरेडी अचीव जो है वो भी हो चुका है। तो अब सिर्फ आपको जो आप नेटवर्क आपका ऑलरेडी रेडी है। 5G गवर्नमेंट जैसे थोड़ा सा ऑप्शन करते हैं, आप अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर भी 5G जो है वो दे सकते हैं। तो आपके लिए पूरी तैयारी है, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। थोड़े से आपको एडिशनल BTS जो है वो लगाने हैं, ताकि जो आपको उसको आप नए कस्टमर्स को केटर जो है वो कर सको, जो स्पीड को डिमांड करे वो दे सको। तो आने वाले दिनों में वक्त ग्रोथ जो है वो डाटा का ही होगा, और वो देखने को आपको मिलेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। करीब 10-12 साल पहले की बात है, मैं एक कंपनी का बोर्ड रूम कर रहा था, टेलीकॉम कंपनी थी। तो बातचीत में उन्होंने ही मुझे ये बताया कि अब तो ग्रोथ डेटा में है, वॉइस में तो कुछ धंधा ही नहीं बचा है। तो मैंने उसके बाद थोड़ा पढ़ाई उढ़ाई की और समझ में आया कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं कि अब सब डेटा की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उन्हीं कंपनी ने कभी इसको, मुझे तो ज्ञान दे दिया कि डेटा पे बिजनेस है, खुद काम नहीं किया, और वो बहुत बुरे हाल में पहुँचे, और इस जगह पे हम खड़े थे, उनका नाम लेना भी ठीक नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वक्त के साथ बदलना चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं स्टॉक्स पे आ जाऊं, एक सवाल तनेजा जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। जब गैस की बात होती है, KG-D6 की बात होती है, तो उसका भी ऐलान किया गया कि वो बहुत तगड़ा मैसिव रैंप अप किया है और प्रोडक्शन आएगा, और देश की ज़रूरत का 25% तक वो सप्लाई हो सकती है। तो ये भी एक बड़ा इनके लिए एक इंटरमीडिएट कह सकते हैं, लेकिन बड़ा गेम होगा इनके लिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं 2030, 2040 और कार्बन एमिशन वगैरह की बात, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये कल सुबह होने वाला है, या पेट्रोलियम की अहमियत कम हो जाएगी, या डीजल की अहमियत कल कम होने वाली है। आने वाले लंबे समय, कम से कम 20 साल तक, भारत जैसी अर्थव्यवस्था में पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, टर्बाइन फ्यूल, इनकी अहमियत बढ़ने वाली है। आज अगर आप 5 मिलियन बैरल्स तेल रोजाना की खपत है भारत में, आने वाले समय में ये 5 मिलियन बैरल से 9 मिलियन बैरल्स होने वाली है। और जो प्राकृतिक गैस जिसकी आपने अभी चर्चा करी, आने वाले समय में इसका, और बिजली का निर्माण तमाम इसी से होने वाला है।
तमाम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सौर ऊर्जा से तो आएगी, लेकिन ये सारी ब्रिज एनर्जी है, 30-40 साल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 30 साल तक तमाम ऊर्जा पेट्रोल, डीजल, कोयला इन्हीं से आने वाला है। तो इसलिए जो आपने कहा जो अपस्ट्रीम के अंदर है, खासतौर से जो केजी बेसिन के अंदर है, जो उत्पादन की बात जिसकी चर्चा करी गई है, और चूंकि भारत प्राकृतिक गैस की तरफ ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है साथ साथ, तो इसलिए उसकी भूमिका वो बढ़ेगी, और वहां पे जो प्राकृतिक गैस के भंडार हैं वो काफी हैं। तो मुझे लगता है उस ओर इशारा है और उसका कंट्रीब्यूशन भी होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो कुल मिलाकर जो नई सोच के साथ जो नई घोषणाएं हुई है और नई यात्राएं जो शुरू करी जा रही हैं, जिससे डीएनए ही बदलने वाला है, वो जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा है और रिन्यूएबल्स की तरफ ज्यादा है। जी, अच्छा, अब थोड़ा शेयर की तरफ आते हैं। हम लोगों ने इतनी बातचीत की, इतना लोगों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। मधुयश जी, हम लोग 3:30 बजे के बाद ये शो करते हैं हमेशा, तो रिलायंस का अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टर बनना चाहता है, जो फ्यूचर पे बेट करना चाहता है, तो उसके लिए क्या सलाह होगी? नहीं नीरज, आई थिंक जिनके पास से बने रहे, अभी जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं, आई थिंक आफ्टर दिस एजीएम आज थोड़ा एक्सपायरी रिलेटेड और थोड़ा झटका जरूर स्टॉक में देखना मिला, बट ऑल द पॉजिटिव्स दैट वी आर डिस्कसिंग, जो गेम चेंजिंग इवेंट्स हो सकते हैं, ये एबिटा को क्वांटम तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। जो जैसे रिटेल की हमने बात चर्चा की, अगर 3 गुना रेवेन्यू बढ़ता है तो इबिटा, बिकॉज फिक्स कॉस्ट अब्जॉर्प्शन अच्छा खासा हो गया है, एबिटा कैन ग्रो डबल और ट्रिपल ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ। सिमिलरली जियोस के जो ग्रॉस और इबिटा मार्जिन्स है, हम उम्मीद लगाए बैठे हैं जो एंटरप्राइज बिजनेस है, फाइबर का जो बिजनेस है, एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन इन टर्म्स ऑफ आरपूस, यहाँ पे स्टेबिलिटी और इंक्रीज देखने मिलेगी। तो जो कैश फ्लोज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, नेट डेट फ्री बैलेंस शीट है जियो पे, दैट विल ग्रो एक्सपोनेंशियल। एंड ऑयल टू केमिकल, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दैट मोर देन इनफ। तो मुझे लगता है फ्रॉम अ प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव 2050 एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ पे 50 और 200 डीएमए का बहुत बड़ा कॉन्फ्लुएंस है। यहाँ पे अगर स्टॉक आके एक रेस्ट लेता है, कंसोलिडेट होता है ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो मुझे लगता है आई थिंक दैट विल बी अ गुड एंट्री पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे कंसोलिडेशन में अच्छा खासा आई थिंक एक एंट्री मिल सकता है। उसके बाद आई थिंक अगर स्टॉक गेन करता है प्राइस में, और हम फॉलो करते हैं सिस्टम पिरामिडिंग का, तो वंस दैट गेन्स इन प्राइस, क्योंकि तब तक आई थिंक काफी आई थिंक इन्वेस्टर्स, फॉरेन पर्सपेक्टिव, एचएनआईज को आई थिंक एक पर्सपेक्टिव मिलेगी विद टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। और अगर 2250-2300 को क्रॉस करते हैं तो और क्वांटिटी ऐड कर दीजिए। तो संक्षेप में यही कहना है कि ये स्टॉक को भूलिएगा मत। आई थिंक दिस इज वन स्टॉक दैट यू शुड प्रॉब्ली हैव ऑन योर कीप्स, और ये स्टॉक पोर्टफोलियो में तोड़फोड़ रिटर्न देगा अगले कुछ वर्षों में। 53,000 करोड़ का प्रॉफिट है, बहुत सारी कंपनियों का इतना मार्केट कैप होता है। पार्थिव शाह जी, ऑपरेटिंग लेवरेज भी तो इनके पास मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने नेशन वाइड क्रिएट कर लिया है, रिटेल में ही आप देखिए, और अब तो चूंकि कमाना ही है सिर्फ, अब तो ग्रोथ ही आनी है आपको, आपने इन्वेस्टमेंट फेज लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो आपके हिसाब से निवेशकों को क्या सलाह होगी? डेफिनेटली अगले 5 से 10 साल जिस तरह का रोड मैप है, और मयूरेश जी ने बहुत राइटली बताया कि जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाला है, जो रिटेल में भी जिस तरह का उन्होंने टारगेट दिया, और उन्होंने 3 to 5 years के अंदर 3 times ग्रोथ की बात की है, तो इस तरह की पाइपलाइन के अंदर ये कंपनी को सबसे बेहतरीन तरह से अगर एनालिसिस करना है इन टर्म्स ऑफ क्या वैल्यूएशन फ्यूचरिस्टिक हो सकती है, तो सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन है। बिकॉज हम जानते हैं कि आगे जाते रिलायंस के शेयर होल्डर्स को एक शेयर रिलायंस रिटेल का मिलने वाला है, एक जियो प्लेटफॉर्म्स का मिलेगा और एक O2C का मिलेगा। और जिस तरह से ये तीनों बिजनेस के अंदर उनके जो कैपेक्स प्लान है आगे जाते हैं, और जिस तरह का ग्रोथ है, हम जानते हैं कि जब ये बिजनेसेस इंडिविजुअली लिस्ट होते हैं तो उनको इस तरह के डिफरेंट वैल्यूएशन मिलते हैं। अगर हम आज की तारीख में रिलायंस रिटेल का वैल्यूएशन देखें, और अगर मैं उसको रिलायंस रिटेल से बहुत ही छोटी कंपनी जो डीमार्ट है उसके साथ मैच करूं, तो रिलायंस रिटेल अगर इंडिविजुअल कंपनी लिस्टेड होती तो उसका मार्केट कैप काफी ज्यादा होता। तो इस लिहाज से अगर मैं देखता हूं, सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन से देखता हूं, तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि आने वाले 5 से 7 साल के अंदर रिलायंस एज अ स्टॉक जो यहाँ पे भी कोई अगर बाय करता है, जिसके पास होल्डिंग है, यहाँ से डबल हो सकता है। दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ मार्केट कैप ऑफ ऑलमोस्ट 23 to 24 लाख करोड़। और ये पॉसिबल है क्योंकि रिलायंस के अंदर जो भी सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन होगा, जो भी 3 कंपनी सेग्रीगेट होगी, उनकी साइज और बेस ही इतनी बड़ी होगी कि ये तीनों कंपनी निफ्टी और सेंसेक्स के पार्ट्स होंगे। तो जो इमर्जिंग मार्केट बास्केट होता है, जो फंड फ्लोज होता है, तो इसमें इन्वेस्ट किए बिना कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से मुझे लगता है ग्रोथ भी है, फंड फ्लोज भी आने वाले हैं, और डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स और ऑल इन्वेस्टर्स इन रिलायंस बहुत बड़ा वैल्यू कंट्रीब्यूशन होने वाला है। जी, अच्छा मेरे जी एक छोटा सवाल और, जैसे मैं ट्रैक करता हूं तो मैं रेवेन्यूज ज़्यादा देखता हूं और ROC
प्रॉफिट क्या होता है ना, बहुत सारे फैक्टर्स से ऊपर नीचे होता रहता है। अगर रेवेन्यू आपका ग्रो कर रहा है मतलब आपका धंधा सही चल रहा है, वो उसको कभी भी ठीक किया जा सकता है। राइट अप्रोच है ये? बिल्कुल हो सकता है, और आई थिंक लेवरेज का बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। जैसे पार्थिव भी बता रहे थे, ईच इंडिविजुअल बिजनेस सेगमेंट इज नाउ इंडिपेंडेंटली एंड केपेबल इनफ ऑफ जनरेटिंग स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज। इसलिए जैसे टॉप लाइन बढ़ेगी नीरज जी, आई थिंक, एंड जो एक मैसिव एडिशन होगी टॉप लाइन में इंडिविजुअल बिजनेसेस में, तो आप रिटेल ले ले, जियो ले ले, क्योंकि केपेक्स अच्छा खासा हो गया है ये सारे धंधों में। तो जितनी टॉप लाइन बढ़ती है, बिकॉज फिक्स कॉस्ट उतने तरीके से बढ़ेंगे नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल ग्रो एट अ रीजनेबल प्लेस लुकिंग एट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, इबिटा में उतना ही ज्यादा इजाफा होगा। इसलिए मैं वही कह रहा था, आई थिंक अगर टॉप लाइन 3 गुना बढ़ती है तो इबिटा पॉसिबल है कि 7 या 8 गुना बढ़े, एंड दैट देन अल्टीमेटली गेट्स अफेक्टेड द बॉटम लाइन। तो बिल्कुल आई थिंक ऑपरेटिंग लेवरेज विल गेट प्लेड आउट, और O2C में भी जैसे आई थिंक पैसे आएंगे एंड व्हाट दे आर प्रोबेबली targeting at this point of time, capex जरूर होगा but divided over the next few years. Return on capital employed, obviously I think थोड़ी constraint होगी short term में, but ROCs have to be looked at in terms of such heavy capexes over a longer period of time. So जबरदस्त तरीके से expand होगी। And don't forget, जैसे जियो में investors आए थे, ESG investing is a big thing जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। Lot of investors will line up as this part of the capex and this business is ready, specifically on the green energy side, and then even investors can probably jump in at a much higher valuation, जो I think बैलेंस शीट को सपोर्ट देगा, और ये मार्केट फैक्टर करता है 3 और 5 साल के पहले से। बिल्कुल सही बात आपको समझाई। और आप देखिए, हमने 3 बहुत ही विशेषज्ञ लोगों को और एक हमारे सहयोगी को बैठ के इस एजीएम को डिकोड करी आपके लिए, आपको समझाया कि इस एजीएम के ऐलान का मतलब क्या है, और जिस तरीके के ऐलान किए गए इसके बारे में मेरा इनपुट 2 सेंट्स का ये है कि रिलायंस ने आज तक जो कहा है वो करके दिखाया है। जियो से लेकर के आज तक, अगर आपको बहुत पीछे नहीं 20 साल का याद है तो आप पिछले 5 साल का याद कर लीजिए, हर एजीएम में वो चीज़ वो करके दिखाते हैं और आपको अपडेट देते हैं। तो जिस तरीके से रेवेन्यूज़ बढ़ने की बात कही जा रही है, उससे एबिटा कितना बढ़ेगा अभी आपको मयूर ने समझाया, और प्राइस फिर उससे भी ज़्यादा बढ़ता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए, कंट्री के लिए, कंपनी के लिए, सबके लिए एक नई चीज़ है। इसको केवल इस लिहाज से नहीं देखना चाहिए कि मैं एक स्टॉक पे बात कर रहा हूँ, ये एक बड़ा गेम चेंजर है जो देश के लिए भी बहुत अच्छा है, जिसकी चर्चा आज यहाँ पे की जा रही है। तो उम्मीद करना चाहिए कि इस एजीएम के बाद बहुत भरोसा बढ़ेगा और देश का भी इसको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि रिलायंस ने एक ऐसा कदम उठाने की बात की है जो शायद वक्त की भी ज़रूरत है और देश की भी ज़रूरत है। इन्वेस्टर की तो हमेशा ही ज़रूरत रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस विशद चर्चा में भाग लेने के लिए, और हमारे इन्वेस्टर्स को, दर्शकों को, देश को ये बात समझाने के लिए कि इस पूरी एजीएम का क्या मतलब था। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।